हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू। कृषि कानून पर हंगामा, वेल में पहुंचे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा सरकार पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस किसानों के साथ, बलिदान करने से पीछे नहीं हटेगी कांग्रेस। छह साल पुराने मामले में रॉकी मित्तल गिरफ्तार। 5 साल तक सरकार से जुड़े थे रॉकी को कैथल सीआईए थाना लेकर आई पुलिस। और हरियाणा की बेटी ने किया नाम रोशन। विनेश फोगाट बनी दुनिया के नंबर 1 पहलवान, लगातार जीते 2 गोल्ड मेडल। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई शुरू होते ही नए कृषि कानून पर सदन में हंगामा हो गया। हंगामा करते हुए कांग्रेसी वेल में पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी विधायक असीम गोयल ने कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल को कानूनों का नाम बताने की चुनौती दी, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस को आंदोलनरत किसानों का हत्यारा बताया। स्पीकर ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया, तो वहीं कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है। तीनों दलों ने अपने सभी सदस्यों को बुधवार को पूरा दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। बीजेपी और जेजेपी ने अपने विधायकों को सरकार के पक्ष में मतदान करने का व्हिप जारी किया। बजट सत्र में भिवानी जिले में जल संकट पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने यह समस्या उठाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई हुई। नए कृषि कानून पर सदन में कांग्रेसियों का हंगामा देखने को मिला और कांग्रेसी वेल में पहुंचे। क्या कुछ तमाम अपडेट इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए जो आज बजट सत्र की जो तीसरे दिन की शुरुआत हुई, जो कि प्रश्नकाल के साथ हुई। तमाम विधायकों ने जो है इसमें प्रश्न जो किए गए, उसके बाद जो कांग्रेस विधायिका और पूर्व मंत्री किरण चौधरी, उनकी तरफ से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया गया था, जिसमें जो कि पानी को लेकर उनके इलाके में जो पानी की किल्लत है इस समय, जो बाहरी जो समस्या जिसको कहा जा सकता है, उनकी ओर से ये कहा गया कि पीने के पानी तक की समस्या है और फसलों जो है बगैर पानी के जो है वो वहाँ पर खराब हो रही है। तो इस तरह की जो व्यवस्था जो सरकार की ओर से नहीं की गई है कि ताकि पीने का पानी भी मिल सके, और नहरी पानी की भी हालत जो है उनकी ओर से कहा गया कि बिल्कुल भी जो नहरी पानी है वो समय पे और उपयुक्त जो मात्रा में जो मिलना चाहिए वो नहीं। तो वहीं जो कृषि मंत्री जेपी दलाल, उन्होंने इस साफ तौर पर इसका जवाब देते हुए ये कह दिया कि आप भिवानी में बहुत कम जाती है और वहाँ के आपको जो वास्तविकता जो है उसका ज्ञान नहीं है। तो उसके बाद जो है इस दोनों नेताओं में जो है तीखी बहस जो इस पानी के विषय को लेकर जो है देखने को मिली। वहीं जो किरण चौधरी उनकी तरफ से जो किसानों की जो इस समय किसान आंदोलन के दौरान जो शहादत हुई, उसमें उनको जो शहीद का दर्जा दिलवाने की जो है उनकी तौर से मांग की गई थी, और 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की जो आर्थिक सहायता की जो सरकार से उन्होंने मांग की कि जो जिन्होंने भी जिनकी शहादत हुई है इस किसान आंदोलन के चलते, तो उनको जो है शहीद का दर्जा देते हुए सरकार को आर्थिक सहायता की मांग की। तो ऐसे तमाम जो मुद्दे थे जिसमें जो है बड़े नेताओं के बीच में जो है सत्र के दौरान
तीखी बहस होती दिखी। वहीं जो जब बात आई, किसानों की जब बात आई, तो जो असीम गोयल हैं, जो बीजेपी के विधायक है अम्बाला शहर से, उनकी ओर से इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया गया, जिसके बाद जो है स्पीकर के टेबल पर जो है कांग्रेस के जो विधायक है उनको जाकर विरोध जताना पड़ा। उसके बाद जो है वो शब्दावली को जो है रिकॉर्ड से नहीं लाया गया, उसको डिलीट करने के लिए जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा कहा गया। उसके बाद जो है तमाम अब इस समय जो है विधानसभा की दूसरी सिटिंग की जो है कार्रवाई चल रही है, और जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा इस समय चल रही है। तो वहीं जो कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात की जा रही है, और वहीं है कि तीनों जो पार्टियां हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, लाने की बात तो सामने आ रही है। लेकिन अभिषेक, जिस तरह से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कृषि कानून को लेकर भी भारी हंगामा जो है वो देखा गया, और किसानों पर लाठीचार्ज किए जाने का जो आरोप है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, चाहे कांग्रेस की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर मंत्री कंवरपाल की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जब ये लाठीचार्ज का और किसानों का जो विषय उठा, तो जो विधायक किरण चौधरी उनकी ओर से लाठीचार्ज वाली बात की गई कि जब किसान आंदोलन करते हैं या अपनी मांग उठाते हैं तो उसमें सरकार जो है वो लाठीचार्ज करवाती है। तो वही जो शिक्षा मंत्री प्रदेश के कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने इस बात का विरोध जताया, और उन्होंने कहा कि कहीं भी जो है लाठीचार्ज नहीं हुआ, आप इसको साबित कर दें कि कहीं लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज का उन्होंने हवाला भी दिया, हालांकि कि हवाला उन्होंने जब कुलदीप बिश्नोई जो अब कांग्रेस में है, इससे पहले जो उनकी जो पार्टी अलग से उन्होंने बनाई हुई थी, उस दौरान जो लाठीचार्ज हुआ उसको हवाला दिया कि लाठीचार्ज तो उसको कहा जा सकता है, हमारी ओर से किसी भी किसान पर जो है किसी भी तरह लाठीचार्ज या लाठी नहीं भांजी गई। इस तरह की जो बातचीत जो है कंवरपाल और कांग्रेस जो विधायक है किरण चौधरी और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसमें जो है किरण चौधरी का साथ देते हुए इस मुद्दे पर किसान आंदोलन के चलते जो मुद्दा उनकी ओर से उठाया गया, लाठीचार्ज का जो विषय उठाया गया, उसमें समर्थन करते हुए दिखे। जी ठीक है अभिषेक, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है। तीनों दलों ने अपने सभी सदस्यों को बुधवार यानी कि कल पूरा दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अलग से कैडर बनाया जाएगा। हमारी सरकार जल्दी 400 से 500 चिकित्सकों की भर्ती करेगी, जिससे राज्य के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सकों के लगभग 4800 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से वर्तमान में 11041 पद रिक्त हैं। इनमें से करीब 200 डॉक्टर्स चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। इसके लिए उन्होंने विभाग को चंडीगढ़ में कार्यरत चिकित्सकों के पदों को अलग से स्वीकृत करवाने के आदेश दिए। की ऑब्लिगेशन हम बियर कर रहे हैं अपने रेगुलर स्ट्रेंथ से। मैंने एफडी डिपार्टमेंट को कहा है कि वो आप हमारी एक्स्ट्रा पोस्टें सैंक्शन करें, उसको हमारी रेगुलर पोस्टों में मत लें, क्योंकि वो एक पॉलिटिकली हमें वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है, और वो अगर हम अपनी रेगुलर स्ट्रेंथ में से निकाल के देते हैं तो किसी न किसी अस्पताल में, किसी पीएससी में, किसी सब डिवीज़न हॉस्पिटल में कोई ना कोई वहाँ पर शॉर्टेज होती है। हमारे पास जो 400-500 डॉक्टरों की शॉर्टेज है सर, हम उनको जल्दी ही भरने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इन्होंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात की सर वो वाकई बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने निर्णय लिया है कि हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग कैडर क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग कैडर नहीं है। भर्ती एमबीबीएस की ही होती है, उसमें जो स्पेशलिस्ट आ जाते हैं उनको स्पेशलिस्ट बना दिया जाता है। हम चाहते हैं कि स्पेशलिस्ट की भर्ती अलग हो, कितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही हम भर्ती करें, और उनका जो वेतनमान है वो भी हम लुक्रेटिव रखना चाहते हैं, ताकि वो आए और छोड़ के ना जाएं। स्पीकर सर, इन सब शॉर्टेज के होने के बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी प्रोग्रेस की। किसी भी प्रदेश या देश की तरक्की उसके हेल्थ इंडिकेटर से सर अंदाज़ा लगाया जाता है। सर ये जो एमएमआर है
जब हमारी सरकार हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में किसान, पानी जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होती हुई दिखाई दी। इन्हीं विषय पर एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने कहा कि उनकी ओर से पानी के विषय को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया गया था। भिवानी क्षेत्र की जनता इस समय पानी की समस्या से जूझ रही है और कृषि मंत्री जो इसी हलके से आते हैं उन्हें इस समस्या का पता ही नहीं है। के विषय को लेकर तीखी बहस होती दिखी। किरण चौधरी के द्वारा जो है यह विषय उठाया गया था। वहीं कृषि मंत्री और किरण चौधरी के बीच इस मुद्दे को लेकर काफी बहस वसाई हुई। तो बातचीत करते मैम, क्या मुद्दा था जो पानी का, ऐसा क्या विषय रखा गया था आपकी ओर से जिसमें कृषि मंत्री जो है उनकी ओर से इसमें कहा गया कि आपके राज्य में जो है पानी की जो समस्या थी वो और भी बड़ी थी, उनकी द्वारा तो टेल तक पानी पहुंचाया गया, इस तरह का भी बीजेपी की और मंत्रियों की ओर से दावा किया जा रहा है। कृषि मंत्री जी बेचारे बुखलाए हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं उनके हालात क्या हो रहे हैं, अपने हलके के अंदर घुसने लायक नहीं रहे हैं। कहीं किसी के सार्वजनिक प्रोग्राम में भी जाना पड़ता है तो पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ता है और कैंसिल करना पड़ता है प्रोग्राम। और फिर सारी झूठ जो ये बोलते हैं वो सामने आ ही गई है। आपने देखा किस तरह से जो है SYL मुद्दे के ऊपर इन्होंने उपवास शुरू करवाया और आज जो है SYL मुद्दे का जो है नामो निशान विधानसभा के अंदर चर्चा के लिए नहीं है। तो सारा झूठ और जो है बरगलाने की बात जो है ये बखूबी से अच्छी तरह से जानते हैं। और साथ ही साथ जो है ये बात कहना कि हमारी सरकार में नहीं हुआ, इनको मैं आज सदन पटल के ऊपर ये बात कही कि इनके गाँव में, हर एक गाँव के अंदर कोई लोहारू का एक ऐसा गाँव नहीं छोड़ा जहाँ पर जल घर मैंने ना बनवाए हों। करोड़ों रुपए जो है वहाँ पे लगाए और पानी वहाँ पे लोगों को दिलवाया, वो ये भी जानते हैं। और इन्होंने ही
धन्यवाद भी करा मेरा, समझ रहे हैं आप, धन्यवाद भी करा कि ये पहली बार ये हुआ है। आज अगर ये पूरे सरेआम अगर ये झूठ बोलते हैं, सच्चाई को जो नकारते हैं, वो तो सामने है। अब जो व्यक्ति, आप ये बताइए, और इनसे मैं कोई अपेक्षा भी नहीं करती, जो व्यक्ति मेरे किसान भाइयों की शहादत के ऊपर, उनकी मौत के ऊपर मुखौल उड़ा सकता है, तो फिर उससे और क्या अपेक्षा करी जाए। मैंने तो लोहारू के अंदर रेजोवॉयर तक बनाए हुए हैं पानी के, बहुत कुछ करा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा मैम कि आप विधानसभा अपने क्षेत्र में काफ़ी कम जाती हैं, 2 बार 3 बार ही साल में जाती हैं, तो आपको जो है वहाँ की जो इस समय समस्या है, करंट जो समस्या है, उससे आप अवगत नहीं है। तो ये अगर बात है तो मैं विधानसभा में, यहाँ पे विधानसभा में कैसे उठा रही हूँ ये सारे मुद्दे, सारे गाँव के कैसे नाम गिना रही हूँ, क्या बात कर रहे हैं। और मैं इनके साथ इशू नहीं ज्वाइन करना चाहती, क्योंकि मुझे मालूम है इनकी असलियत क्या है। तो वो अपनी असलियत को छुपाने के लिए, असली बात जो मैंने पूछी कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हमारे जो 2300 जो क्यूसेक पानी हमारे को मिलना चाहिए वो हमारे को नहीं मिल रहा, हमारे को केवल कभी 800 मिलता है, कभी 500, कभी 1000, तो ये पानी हमारे पास क्यों नहीं पूरा आ रहा, ये बताइए आप। और जो हमारे पास आ भी रहा है पानी, वो पानी को भी इधर उधर ले जाने की कोशिश करी जाती है। तो ये बात से बुखलाए हुए हैं, आप समझ रहे हैं। और वो इस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनका जो है पूरा वहाँ पे काम तमाम हो चुका है। मैम, बीजेपी विधायक असीम गोल के द्वारा कुछ कहा गया, उसके बाद जो तमाम कांग्रेसी विधायक जो स्पीकर की वेल तक पहुंच गए, क्या विषय था मैम, क्या कहा गया और जो ये नौबत आन पड़ी? देखिए, हर तरीके से विपक्ष को जो है उसका गला घोटा जाए, तो ये तो प्रजातंत्र की प्रणाली नहीं होनी चाहिए। और इस विधानसभा में हमने देखा खुलेआम ये बात हो रही है, तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग गए। किसानों का भी विषय आपकी ओर से रखा गया, 2 करोड़ के आर्थिक सहायता की, और वहीं उनको शहीदी का दर्जा दिलवाने की बात कही। क्या सहमत दिखी है आपको विधानसभा में जो सरकार है, सहमत दिखी इस चीज़? पूरी तरह से नकार दिया। मैंने कहा जो शहीद हुए हैं किसान भाई, 250 से ऊपर जो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का वो दर्जा दिया जाए। उनके जो आश्रित परिवार हैं उनको 1 और 2 करोड़ रुपए जो है उनको दिया जाए। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थी कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी ओर से जो किसान से जुड़ा मुद्दा, वहीं पानी से जुड़ा मुद्दा, और वहीं जो है आर्थिक सहायता की जो बात इनकी ओर से की गई थी, वो जो है सरकार ने मानने से उसको इनकार कर दिया, और सरकार कहीं ना कहीं उससे बचती दिख रही है। कैमरामैन करमवीर बालिया के साथ ANV न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदलेगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बागियों को नहीं संभाल पाए त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, तेजी के साथ बदलते घटनाक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अब छुट्टी हो चुकी है। राज्यपाल से मिलकर त्याग पत्र इन्होंने अब सौंप दिया है। जिस तरह से यह भी जानकारी मिल पा रही कि बुधवार सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस पे माना जा रहा है कि इसमें नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजभवन पहुंचे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, आरबी उपाध्याय जी। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। धन्यवाद लोकेश जी। आरबी उपाध्याय जी, क्या लगता है बागियों को नहीं संभाल पाए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए क्या यह बड़ा फैसला लिया गया? देखिए लोकेश जी, अगर आप देखेंगे उत्तराखंड की राजनीति को, तो कांग्रेस ने भी यही किया और कामोबेश उम्मीद की जाती थी कि भी बीजेपी इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन पार्टी आलाकमान होता है और इलेक्शन से पहले सभी चीजों का आकलन करता है। तो एक चरित्र भी है राजनीति का उत्तराखंड का कि जो एक महत्वाकांक्षी जो एमएलए हैं वो पार्टी भी छोड़ देते हैं, दाएं भी ज्वाइन कर लेते हैं, बाएं भी ज्वाइन कर लेते हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा। ये नहीं हो सकता कि भी सभी का मुख्यमंत्री का नंबर आ जाए। लेकिन कामोबेश वहाँ जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के एमएलए आते हैं, तो हर एक की जन आकांक्षा ये होती है कि नहीं मुझे, और उसी का परिणाम है वो टांग खिंचाई होती है। और दूसरा, जो पार्टी आलाकमान है उसको इस तरह ट्रीट करते हैं कि भाई अगर नहीं बदला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इलेक्शन में और हम शायद नहीं जीत पाए। तो पार्टी आलाकमान भी कई बार सोचने के लिए मजबूर होता है। हाँ, रावत जी का ये रहा कार्यकाल, उनका अपना कोई घोटाले का आरोप नहीं लगा, कोई उसके आरोप जो लगते आए हैं उन आरोपों से वो अब तक बिल्कुल बचे रहे हैं। अब देखिए, सबकी जो भी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं और आशाएं हैं उसके अनुरूप काम नहीं किया जा सकता और सबको सेटिस्फाइड भी नहीं किया जा सकता। तो देखिए, क्या लगता है उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी पर जिस तरह से अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह किसी दूसरे नेता की ताजपोशी तो होगी, लेकिन इससे क्या माना जाए 2022 चुनाव को साधने का कहीं ना कहीं दांव खेला गया है? देखिए, बिल्कुल पक्के तौर से 2022 का इलेक्शन सबसे ऊपर है और उसी को देखते हुए इतना बड़ा डिसीजन लेना कि भाई मुख्यमंत्री को बदलना। और देखिए, नया मुख्यमंत्री कोई भी चेहरा होगा वो ज्वाइन करेगा तो उसके सामने पीरियड कितना होता है, बहुत छोटा समय होता है। उस समय में कोई बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता, बल्कि नेगेटिव मैसेज और जाता है कि भी जो मुख्यमंत्री हटाए गए यानी ठीक काम नहीं है बीजेपी का काम, तो विपक्ष को भी एक बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल जाता है कहीं ना कहीं। अब मैं नहीं समझता कि भाई हर पार्टी का अपना एक अंदरूनी असेसमेंट होता है। बीजेपी का असेसमेंट क्या है, क्यों इस तरह का डिसीजन एक्चुअल में लिया, वो उनका अपना फैसला है। लेकिन आप ये सोचें कि कोई नया चेहरा बिल्कुल कोई जादू की छड़ी घुमा देगा और बहुत बड़ा इंकलाब आ जाएगा, तो इतने कम समय में और इलेक्शन सर के ऊपर हो तो एक अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। और आप सोचें कि बहुत अच्छा कोई कर पाएगा, इतने पीरियड में डिलीवरी नहीं हो पाती है लोकेश जी। डिलीवरी के लिए टाइम चाहिए और देखेंगे रावत जी का टाइम काफी लंबा समय रहा, आपको बहुत ज्यादा समय इलेक्शन में बचा नहीं है। अब देखिए, वहाँ जिस तरीके से गुटबंदी है वो अपने चरम पर है। अब 2-3 नाम हैं, अब देखिए किसको पार्टी आलाकमान फैसला लेती है, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है। लेकिन रावत जी ने इस्तीफा अपना हो ही गया है उनका, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इसका त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल से मिलकर अपना त्यागपत्र तो सौंप दिया है और कल 11 बजे विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें क्या लगता है, नए मुख्यमंत्री का नाम तो सामने आ सकता है, लेकिन इस दौड़ में वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो खास है धन सिंह रावत, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। धन सिंह रावत इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए लोकेश जी, बिल्कुल राजनीति में होता ही इस तरीके से है कि मान लीजिए
आपने अभी रावत जी को हटाया है तो उनके किसी विश्वास पात्र को अगर मान लो मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं कि न तो इनकी शिकायत रहेगी रावत जी की कि भाई मुझे इस तरह से जो पनिश किया गया या हटाया गया पार्टी आलाकमान का फैसला, तो देखिए वो एक कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की कोशिश होती है। और इसी कड़ी में जैसा आप कह रहे हैं कि भी ठीक है उनका नाम धन सिंह रावत का सबसे आगे चल रहा है, उसका कारण भी यही है कि भी वो एक विश्वास पात्र हैं और चलने के लिए तो महाराज जी का नाम भी और दूसरे नाम भी। देखिए इसमें होता है कि अब पार्टी आलाकमान किस पर कितना विश्वास करती है और कितना उसे सक्षम मानती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी आरवी उपाध्याय जी, अगर उत्तराखंड विधानसभा की हम यहां पर बात करें तो जिस तरह से कुल विधायकों की संख्या 70 है, बीजेपी के पास 56 है, कांग्रेस के पास 11 है, 2 विधायक निर्दलीय हैं, जबकि एक सीट अभी भी खाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सरकार के मोर्चे पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन पार्टी में जिस तरह से रार जारी है उसके लिए क्या मानते हैं, संकट का विषय तो है ना? देखिए पार्टी आलाकमान के लिए बहुत सोचने की जरूरत है। क्यों मैंने कहा ना, जिस तरीके से लोग आए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और फिर गुटबाजी कोई नई नहीं है। इससे पहले आप देखेंगे निशंक जी रहे, खंडूरी, दूसरे जो लोग रहे उस समय भी रही है। और जहाँ तक संख्या बल का प्रश्न है तो बीजेपी इसीलिए निश्चिंत है कि संख्या बल उसके पास पर्याप्त है। अगर एक दो नाराज भी हो जाते हैं तब भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के मद्देनजर वो कुछ चीजों को जरूर आकलन करने की कोशिश करेगी कि भी इतने कम समय में कौन कैपेबल है जो डिलीवरी दे सकता है और कौन जनता के बीच में पॉपुलर चेहरा है और कौन एमएलए के बीच में एक चेहरा है। वो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर विचार करने के बाद ही पार्टी आलाकमान कोई इस तरह का फैसला लेगा। और हो सकता है कि अभी तक बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हों, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर होने के बाद भी जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं तब तक अटकलें और कयास लगते रहते हैं, अटकलों का बाजार गर्म रहता है। मैं समझता हूँ रिजाइन लेने से पहले ये स्वाभाविक रूप से डिस्कस किया गया होगा कि इनकी जगह किसको लाया जाए। आरवी उपाध्याय जी, डिस्कस तो किया हो गया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उत्तराखंड से रिपोर्ट मिली कि अगर पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है, तो कहीं यही तो कारण रहा होगा कि पार्टी मंथन करने के बाद बड़ा फैसला लेने के लिए मुकाम पर पहुंचा गया होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत से जो खफा विधायक है उनकी शिकायत रही कि अगली अगुवाई में सरकार और संगठन के बीच कनेक्शन जो है वो टूट सा गया है। सीएम बदलने से क्या लगता है, अब बीजेपी का जो संकट है वो क्या खत्म हो जाएगा क्या? क्योंकि चेहरा नहीं, बड़े बदलाव क्या आ सकते हैं नजर? देखिए बहुत ज्यादा फर्क मैं समझता हूँ लोकेश जी जो मेरा तजुर्बा है वो नहीं आने वाला है। ये बात अलग है कि भी बहुत सारे जो विधायक थे वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। और देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबको संतुष्ट करना संभव भी नहीं होता। ठीक है आरवी उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अभी शाम के 4 बजे राज्यपाल बीबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेजेपी बीजेपी भक्त और किसान विरोधी चेहरा सबके सामने है। सुरजेवाला ने सभी जेजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसान आंदोलन का साथ दें। उन्होंने कहा कांग्रेस किसानों के साथ है और बड़ा बलिदान करने से पीछे कांग्रेस नहीं हटेगी। हरियाणा के फरीदाबाद के थानों से 29,000 लीटर शराब गायब है। जिले के 30 में से 25 थानों से 29,000 लीटर शराब गायब होने से हड़कंप मच गया। इस मामले में अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने करीब 5,000 लीटर देसी और कच्ची शराब, करीब 3,000 लीटर अंग्रेजी शराब, लगभग 3,000 कैन बियर जब्त की, जिसमें करीब 825 मुकदमे दर्ज किए गए।
मामला कोर्ट में लंबित होने के चलते संबंधित थाने के मालखाने में शराब रखी जाती है। यह मामला निपटने के बाद समय समय पर इन्हें नष्ट करने की कार्रवाई की जाती है। शहर के सबसे सुरक्षित जगह यानी कि पुलिस थानों से शराब के गायब होने का सवाल जब पुलिस के संबंधित अधिकारियों से किया गया तो उनके पास सिर्फ यही जवाब था कि जो कि देश के अलग अलग जिलों में अलग अलग थानों की पुलिस इस तरह से शराब गायब होने पर अपने बचाव में देती है कि शराब चूहे पी गए। जबकि सवाल उठ रहा है कि इतनी ज्यादा मात्रा में शराब आखिर गायब कैसे हुई। और इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पत्रकार मित्रों, सबको नमस्कार। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में, आज कितना तारीख है, आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और उन्होंने तमाम अपनी बातें कही कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे बखूबी से निभाया है।
धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। अध्यक्ष जी से मेरा सवाल है, अध्यक्ष जी से आज अध्यक्ष जी से मत करिए, अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। बहुत धन्यवाद। तो सामूहिक निर्णय की बात करते नजर आए यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने कहा सामूहिक विचार के बाद पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। मैंने राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से अब इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। उन्होंने कहा पार्टी ने जो दायित्व दिया उसे बखूबी से निभाया। कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा पद मिलेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखी दादरी हरियाणा रोडवेज डिपो चरखी दादरी के एक ड्राइवर की लापरवाही के कारण एक युवक की बस के नीचे आने से मौत हो गई। युवक आईटीआई करने के बाद दादरी डिपो में अप्रेंटिस कर रहा था। डिपो का ही एक ड्राइवर बस को बैक कर रहा था। इस दौरान अमन पीछे बस के नीचे आ गया और मौके पर मौत हो गई। अमन भिवानी जिले के गांव नांगल का निवासी था। दादरी डिपो के जीएम रवीश हुड्डा ने ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे जांच कर रही है। इसमें है ना, ये अप्रेंटिसशिप कराया था, अक्टूबर से इसकी अप्रेंटिसशिप लागू को, और ये बहुत ही ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है। और इसमें हमें है ना, और तो हमारे कुछ बचा ही नहीं, केवल और केवल हमें न्याय चाहिए। इसमें हम सभी से, अपने जीएम साहब से और
पुलिस प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमें इसके बारे में पूरी की अंबाला में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को धब्बा लगाने वाला मामला सामने आया। यहां एक नाबालिग के साथ उसके मुंह बोले भाई ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस को शिकायत सौंपकर आरोप लगाए कि युवक डरा धमकाकर न सिर्फ नाबालिग लड़की को लंबे अरसे तक अपनी हवस का शिकार बना रहा था, बल्कि उससे पैसे भी ऐंठता था। नाबालिग के परिजनों की अगर माने तो एक परिवार के साथ मुलाकात के बाद उनके घर आना जाना हो गया और पड़ोसियों का बेटा उनकी बेटी से राखी बंधवाने लग गया, जिसके बाद युवक ने राखी जैसे पवित्र बंधन को कलंकित कर दिया। है उसका लड़का आता था, बहन बहन कहता था, चलो कोई बात नहीं ठीक है, हमने कभी अपने दिमाग में नहीं लिया ऐसी बात। और लेकिन उस लड़के ने उससे राखी भी बंधवाता था, जो लाकड़ी आती थी, त्यौहार आता था, उस पर लाकड़ी रक्षाबंधन पे उस हाथ पे कलाई पे बनवाता था वो। और उसके बाद उसने पता नहीं लड़की से क्या किया क्या नहीं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट की, उसने अपना घर का पैसा जो है इसको देना शुरू कर दिया। हमें फिर लड़की ने डर के किसी को नहीं बताया, फिर अपने चाचा जी से बात की उसने, फिर उसको बताया, हमने उसकी सारी रिकॉर्डिंग की। एक लड़की, नाबालिग लड़की और उसके परिवार वाले हमारे पास शाम के टाइम आए थे, तो लड़की ने स्टेटमेंट दी है कि उसके साथ उसका एक नॉन लड़का है जानकार 1-2 साल से, उसको बहला फुसला के उसके साथ गलत काम किया है। तो उसके हमने बयान पे पर्चा दर्ज कर लिया, पॉक्सो एक्ट लगी है, उसमें रेप के एलिगेशन भी हैं और लड़की का रात को मेडिकल कराया। आज उसके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 103 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। किसानों का गुस्सा समय के साथ तेज हो रहा है, तो वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में गुस्साए किसानों ने विधायक डूढ़ाराम के घर को घेर लिया। आपको बता दें, बीजेपी विधायक डूढ़ाराम के घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के खिलाफ वोट करने की विधायक से अपील की। इस दौरान किसान नेता राम स्वरूप ने कहा कि आज उन्होंने विधायक को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट करें। किसानों ने विधायक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार के खिलाफ वोट नहीं किया तो गांव में घुसने नहीं देंगे। आज हमने यहाँ आकर के हमारे यहाँ हल्का के विधायक चौधरी डूढ़ाराम को ये मांग पत्र दिया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ वोट डालते हैं, किसानों के हित का काम करते हैं, तो आने वाले समय में आपको यहाँ बैठे पूरा का पूरा किसान वर्ग आपका समर्थन करेगा। अगर ये वोट नहीं डालते तो हम गांव में यही इनके बारने के आगे हम घोषणा करते हैं, किसी भी गांव में हम घुसने नहीं देंगे। क्योंकि आपने देखा है कि कहीं पर भी कभी आते हैं जाते हैं, हमने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन कल के बाद में हमारा यह संयुक्त मोर्चा का आह्वान भी है कि किसी भी गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। इन दोनों में से 2 पलवल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने साइंस से जुड़े मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। पलवल की छात्रा मीनाक्षी गोयल ने बताया कि उन्होंने सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई विधि को अपने मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल के माध्यम से बिजली बनाई जा सकती है, इस बिजली से हम घरों में बिजली के उपकरण को चला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर छात्रा निधि शर्मा ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी में सोडियम क्लोराइड का मिश्रण बनाया है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। सोलर पावर जो हमारे जिससे हम बिजली बनाते हैं सन के थ्रू सोलर पैनल से। सोलर पैनल हमारे बिजली बनाने में बहुत सारी जगह काम आता है, घरों से जिससे हम सारे इक्विपमेंट्स चला सकते हैं, फैक्ट्रीज में भी, ये हमारी खेतों की सिंचाई में भी काम आता है। साइंस और मैथ के प्रति जागृति पैदा करना, वो समझें कि साइंस का मतलब क्या है, साइंस में इमेजिनेशन का मतलब क्या है। साइंस में क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक साइंस का कोई औचित्य नहीं है। साइंस हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, मैथ का हमारे जीवन में क्या रोल है। तो और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।